का रवैया जो है वो चलने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोग अगले तरीके से कामयाब करें और अपनी आवाज जो है जो पार्षद की इलेक्शन लड़ते हैं, पहले उनको गली मोहल्ले से छुड़ाने की कोशिश करो, सब इकट्ठे होकर। उसके बाद इनको जो बीजेपी ज्वाइन की थी, आज सब इलेक्शन किसको कहते हैं? जब दूसरी पार्टी में थे तो इनके अब हमारे साथ है कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन रविंद्र शर्मा साहब, उनसे बात करेंगे कि आज का ऑब्जेक्टिव क्या था। शर्मा साहब आप बताइए मुझे कि आपका यूनाइटेड प्लेटफॉर्म पे आने का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ डेमोक्रेसी रिस्टोर हो, यहाँ भी चुनाव हो, डेमोक्रेटिक राइट्स लोगों को मिले, जो बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशन राइट है वो लोगों को मिले। तमाम पार्टीज उसमें एक हैं, इस पर तो कोई दो राय नहीं। सिर्फ बीजेपी एक नहीं है, कहने को बीजेपी कहती है। 5.5 साल से जहाँ चुनाव नहीं, असेंबली नहीं, सरकार नहीं, अफसर लोगों को अंदर जाने नहीं देते। मीडिया में तो बहुत बहुत वाहवाही करते हैं कि लोग हमसे खुश हैं, लेकिन अल्टीमेटली करगिल की जीत ने बता दिया कि इंडिया अलायंस जीत रहा है। लोग बीजेपी से कितने खुश हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से कितने खुश हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कहती है 80% लोग चुनाव नहीं चाहते, और ये लोग क्या कर रहे हैं? अगर ये सच है कि 80% चुनाव नहीं चाहते, तो ये कौन है? जो आल पार्टी, जहाँ 2 दर्जन पार्टीज बैठी हैं, राष्ट्रीय स्तर पे कई पार्टियां बड़ी हैं, यहाँ पे छोटी हो सकती हैं, लेकिन 2 दर्जन पार्टियां यहाँ पे हैं। इसलिए हमारा आज का एजेंडा एक ही है, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन जम्मू एंड कश्मीर। सब जगह चुनाव का ऐलान होता है, यहाँ नहीं होता। शर्मा साहब आपसे मैं इंपॉर्टेंट बात पूछना चाहता हूँ। आज से 40 साल पहले अक्टूबर महीने में 83 में फारूक साहब ने आल पार्टी मीटिंग की थी श्रीनगर में, और वो पार्टी इन्हीं मुद्दों पे थी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को बचाना, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के खिलाफ एहतजाज करना। तब वो एहतजाज कांग्रेस के खिलाफ था। 40 साल बाद आज कांग्रेस एनसी के साथ है अगेंस्ट बीजेपी। ये टर्न ऑफ इवेंट्स को किस तरह से देखते हैं आप इतिहास में चले गए, इतिहास के जानकार हैं, लेकिन उस वक्त आतंकवाद के मुकाबले में सर तब 83 में आतंकवाद नहीं था सर, आपको पता है। 83 का मुद्दे अलग थे। स्टेट्स की हमेशा जंग होती है कि वी आर यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें सेंटर को मजबूत भी करना है, लेकिन स्टेटों को इख्तियार भी देना है। आज तो तानाशाही है, आज राइट्स की बात ही नहीं, कहाँ फेडरलिज्म, कहाँ बातें रह गई। आज तो ईडी सीबीआई जो यहाँ बोलने के लिए तैयार हैं, इनको भी शाम को वो बिना वजह भी किसी को उठा ले जाएंगे। कोई लोग कहेंगे पता नहीं कोई बात होगी, कोई शराब घोटाला होगा, कहते हैं 5 लाख मुलाजिम हैं, कहते हैं 2.5 लाख बैकडोर से। यही बातें रह गई बीजेपी को। हम कहते हैं चुनाव कराओ, अगर लोग आपके साथ हैं 50+ नहीं 60+ ले लीजिए, झगड़ा ही कोई नहीं। तो चुनाव के लिए भी हमको लड़ना पड़ रहा है। हम वो फेडरलिज्म और सेंट्रलिज्म अलग बात थी, ये जंग एक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल जो लोग प्रजातंत्र की मदर डेमोक्रेसी है इंडिया, और 5.5 साल से चुनाव नहीं होता। चुनाव आयोग जवाब दे देता है कि जनाब अप्रोप्रिएट टाइम पे करेंगे। बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है चुनाव आयोग करेगा। ये क्या दोगलापन है? सर मैं आपसे ये पूछा कि जैसे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, वहाँ पे टाइमली चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी हालांकि सर्वे में जो आ रहे हैं इस वक्त, बीजेपी इज नॉट ऑन ए गुड विकेट, वहाँ पे इंतखाबात का ऐलान होता है, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं है? व्हाट इज? देखिए, यही हम पूछते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हो रहे। ये हमारा मेन मकसद है। बाकी मुद्दे अपनी अपनी एजेंडे, अपनी अपनी पार्टियों के 100 मुद्दे हैं। यहाँ बिजली नहीं है, 8-8 घंटे बिजली बंद रहती है। यहाँ पानी की समस्या है, यहाँ टैक्स है, स्मार्ट मीटर है, टोल प्लाजा है, टैक्स, वो तमाम चीज़ें रहेंगी। वो दरी की दरी हैं, उस पर भी लड़ रहे हैं, आपने देखा। लेकिन बुनियादी मुद्दा है चुनाव कब होगा, क्यों नहीं होता। शर्मा साहब, बिजली, पानी, सड़क, ये हिंदुस्तान जब से आज़ाद है, ये इशू जो है वो चल रहे हैं। मैं आपसे लास्ट बात पूछा था, व्हाट इज योर प्राइम ऑब्जेक्टिव? इंतखाबात या स्टेट ऑब्जेक्टिव? नो, आवर प्राइम ऑब्जेक्टिव इज वी आर बाय द पीपल फॉर द पीपल। के हमारी वो लिखा है यूनाइटेड ऑपोजिशन फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, कि बुनियादी राइट भी छीन रहे। आप म्यूनसिपैलिटी और पंचायतों को चुनाव भी डेफर करना चाहते हैं, तो ये तो बाकी तो पानी बिजली मांगे के बाद की बात है, टैक्स के खिलाफ लड़ेंगे बाद की बात है। भाई आप चुनाव नहीं करवाना चाहते, जो बुनियादी अधिकार है और बाकी राइट्स, सारी चीज़ों के लोगों के राइट्स की लड़ाई है, ये एक बुनियादी लड़ाई। लास्ट बात पूछना चाहता हूँ आपसे, जिस तरह से मोदी सरकार का इस वक्त कार्य कर रहा है ऑलमोस्ट अबाउट 9 ईयर्स, वो इस तरह के जितने भी एहतजाज होते हैं या प्रोटेस्ट होते हैं, आपने पीछे भी देखा, दे डोंट टेक सीरियस नोट ऑफ इट।
आपको लगता है कि इस एहतजाज का उनके ऊपर कोई असर पड़ेगा? 20 पार्टियों को एक हफ्ता लगा ये परमिशन लेने के लिए। कल रात को 7 बजे मैं डीसी ऑफिस से हम सब लोग उठे, ये परमिशन हमको मिली। आम लोग एहतजाज करते हैं तो जेलों में बंद कर दिए जाते हैं। टोल प्लाजा के खिलाफ एहतजाज हुआ तो 7 दिन अंदर रहे नौजवान। टोल टैक्स के लिए गडकरी साहब कहते हैं कि इलीगल है 60 किलोमीटर के अंदर, इसलिए यहाँ बोलना गुनाह है। इसलिए हम यूनाइट होकर के आवाज़ बुलंद करके देश को संदेश दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जमहूरियत चाहता है। पहले तो मैं जम्मू कश्मीर की तमाम अपोजिशन पार्टी को मुबारकबाद देता हूँ और जम्मू के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आज यहाँ जो डेमोक्रेसी से जम्मू कश्मीर के लोगों को डिप्राइव किया जा रहा है उस सिलसिले में जहाँ धरना दिया गया है। तमाम अपोजिशन पार्टियाँ जो हैं वो यहाँ आई हैं और उन्होंने, आप देख रहे हैं कि लोगों का सैलाब इकट्ठा हुआ है और ये दर्शाता है कि लोग जो हैं वो परेशान हैं। आपने देखा कि जहाँ तक इस सरकार का ताल्लुक है, यहाँ पिछले दिनों एलजी साहब ने एक बयान दिया कि एक मीडिया सर्वे है उसके मुताबिक 80% लोग कहते हैं कि ये जो राज बड़ा अच्छा है, इलेक्शन की ज़रूरत नहीं। मैं एलजी साहब से गुजारिश करता हूँ कि करगिल के बाद मेहरबानी करके ऐसी बात मत रिपीट करिए और कोशिश करिए कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो, क्योंकि इलेक्शन हमारा हक है। हम इलेक्शन कोई भीख नहीं मांगेंगे, ये हमारा हक है और हम अगर अपना हक जो है अगर जदोजहद करने के लिए जदोजहद करके लेना पड़ेगा वो करेंगे। जैसे आपने देखा तमाम पार्टियों ने यहाँ धरना दिया है और यहाँ तक ताल्लुक है इलेक्शन कमीशन साहब का। इलेक्शन उन्होंने ये कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन हो। इलेक्शन कमीशन साहब ने एक कल 5 स्टेटों की इलेक्शन की, हमारी स्टेट का कोई कैलेंडर नहीं आया, कोई इलेक्शन अनाउंस नहीं हुई। और जब आपके मीडिया साथियों ने पूछा कि जनाब ये बताइए जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कब होगी, तो उन्होंने कहा इलेक्शन होगी जब ये आपका ये होगा अपने राइट टाइम आएगा। राइट टाइम। मैं जनाब इलेक्शन कमीशन साहब से पूछना चाहता हूँ कि राइट टाइम की हमें डेफिनेशन तो बता दो, राइट टाइम क्या है। और यहाँ तक जब आपने 5 अगस्त 2019 को रीऑर्गेनाइजेशन बिल लाया था, एब्रोगेशन ऑफ 370 और 35 किया था, आपने कहा था एप्रोप्रिएट टाइम इलेक्शन करेंगे। मैं उनसे ये भी पूछना चाहता हूँ मिनिस्टर साहब से, भाई एप्रोप्रिएट टाइम क्या, ये तो बताएं। आज 5 साल के तकरीब होने लगे, आप एप्रोप्रिएट टाइम नहीं बता सकते। तो इस करके ये जो लोगों में रोष है, लोग जाग उठेंगे। आपने देखा कि जहाँ टोल प्लाजा की बात आई, ये सब लोग बाहर आए गए घरों से। ये लोगों में रोष है कि हम डिप्राइव हो रहे हैं इस डेमोक्रेटिक राइट से, ये लोगों का हक है। श्रोता साहब, आपने काफ़ी बातें एक अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में दी। अप्रोप्रिएट टाइम, जैसे पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा था अप्रोप्रिएट टाइम, इलेक्शन कमिश्नर ने भी कहा कि अप्रोप्रिएट टाइम। तो मुझे जो इन्फ्लुएंस ड्रॉ करता है अप्रोप्रिएट टाइम इनका ओपन एंडेड स्टेटमेंट है, जो मुझे लगता है इसकी क्लोज दिया, इसकी क्लियर डेफिनेशन वही कह रहा है ना। अप्रोप्रिएट टाइम मतलब ओपन एंडेड स्टेटमेंट है, कभी भी अप्रोप्रिएट टाइम आ सकता है। चलो अब इसके ऊपर 2-3 बातें हैं जिसके ऊपर आप बात करते हैं। श्रोता साहब, आप तो पुराने सियासतदान, आपको जानते होंगे। आज से एग्जैक्टली 40 साल पहले फारूक साहब की क़यादत में श्रीनगर में 83 में अपोजिशन अलायंस की मीटिंग हुई थी। तब भी इशू यही थे, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड कॉन्स्टिट्यूशन को सेव गार्ड करने का। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब नहीं, जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एट द सेंटर हो रही थी। तब मरकज में वो कांग्रेस थी, आपके साथ तब भारतीय जनता पार्टी ने शमूलियत नहीं की थी तब। अब आज इशू वही है, पर आज कांग्रेस और एनसी एक साथ है। तो टर्न ऑफ इवेंट्स को किस नज़र से देखते हैं आप ये देखिए कि एनसी है, कांग्रेस जो भी पार्टी है, उनकी ये सोच होती है कि लोगों की मुश्किलात हल करने के लिए अगर हमें इकट्ठा होना पड़े तो हमने ईगो बना के नहीं खड़े होना है, हमने लोगों के लिए इकट्ठे हो जाना है। आज जम्मू कश्मीर के लिए में जब लोग परेशान हैं, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, बुज़ुर्ग परेशान हैं, आपकी एक विधवा मेरी बच्ची परेशान है, मेरी हैंडीकैप परेशान है, किसान अपने ये आपके लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, लोगों को ये जो है पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, ये आम सहूलियत की बात है। जब सरकार ये नहीं दे पा रही है, नौकरियों में धड़ाधड़ स्कैम हो रहे हैं, तो ये नेचुरल है कि ये चीज़ें सब देख के कोई पार्टी चुप नहीं रह सकती, सब पार्टी इकट्ठी हो गई हैं। और आपने देखिए बड़ी एरोगेंस देखी इस सरकार की, डबल इंजन सरकार की, कि यहाँ इन्होंने पूरा जम्मू खड़ा हो गया कि टोल जो है बिना रोड के नहीं देना, रोड ठीक होनी चाहिए। मगर सरकार की एरोगेंस देखिए, उनकी रिजिडिटी देखिए कि उन्होंने ये बात नहीं मानी।
तो मैं ये समझता हूँ कि ये सरकार जो है लोगों को परेशान करने के लिए लगी है, लोगों की मुश्किलात बढ़ाने के लिए लगी है। ये सरकार कहती है हमने प्रॉपर्टी टैक्स लगाना है। मैं आपको ये पूछता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार थी 96 में जब आई, तो सबसे पहला काम किया प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ किया। आज कौन सी ऐसी आफत आ गई ये प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के बाद जब देखा इन्होंने इलेक्शन आएगी शायद म्यूनसिपैलिटी की, उसको अमेंस कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने जो म्यूनसिपैलिटी की इलेक्शन ख़त्म कर दी, इन्होंने पंचायत इलेक्शन बंद कर दी, इन्होंने ये अपने असम्बली इलेक्शन नहीं कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की डेमोक्रेसी को ये क्रश कर रहे हैं। ये आपको पता है पूरे देश में जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी के लिए लोगों ने जदोजहद की है। श्रोता साहब, एक लास्ट में एक दो बातें आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे इलेक्शन कमीशन ने 5 स्टेट्स में इंतखाबात अनाउंस कर दिए हैं, जैसे मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी है, छत्तीसगढ़ भी है। जो अभी जो सर्वे जो आ रहे हैं वहाँ पे बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है, बट डिस्पाइट दिस वहाँ पे इंतखाबात का उन्होंने ऐलान कर दिया है, इलेक्शन डेट अनाउंस कर सके। फिर JNK के लिए ये डिफरेंट पैरामीटर क्यों अडेप्ट कर रही है बीजेपी? आपने कहा कि वहाँ सर्वे उनके खिलाफ आ रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं। यहाँ वो समझते हैं कि हमने एब्रोगेशन ऑफ 370 किया, 35A किया, लोगों से वायदे किए, आपको बड़ा उनको वो ग्रीन पास्चर दिखाया, उनको सब्ज बाग दिखाए, मगर आज वो समझते हम नहीं दे पाए। तो इसलिए वो सोचते हैं कि कल हम देश में क्या बताएंगे कि जिस स्टेट के हमने 2 टोटे किए, जहां हमने एब्रोगेशन की और लोगों को कहा बड़ी बेहतरी आएगी, और हिंदुस्तान में कहा हमने जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से जोड़ दिया जैसे पहले नहीं था। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का टूट हिस्सा था, रहेगा, कोई इसको अलग नहीं कर सकता। मगर वो लोगों को गुमराह करते हैं कि हमने एब्रोगेशन करके जोड़ दिया। उनको पता है कि अगर यहाँ जम्मू कश्मीर इलेक्शन करके, म्यूनसिपल इलेक्शन करके, पंचायत इलेक्शन करके करगिल जैसा रिजल्ट आता है तो शायद उनको देश में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। लास्ट बात आपसे बोलता हूँ, जैसे सरोत्रा साहब ने कहा, इसका इन्फ्लुएंस हम ये ड्रॉ कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो आर्टिकल 370 को उन्होंने एब्रोगेट किया, उन्होंने पूरे मुल्क में इसको बताया कि यहाँ पे नॉर्मलिटी आएगी। बीजेपी ने कहा दिस इज आवर मेजर पॉलिटिकल अचीवमेंट। तो उनको डर है कि अगर यहाँ पे उनकी, जैसे कारगिल में स्वीपिंग उनकी डिफीट हो गई, अगर यहाँ पे इस तरह का होगा तो ये उनकी रेमिफिकेशन नेशनल स्केल पे होगी। तो लास्ट बात श्रोता साहब ये पूछना चाहता हूँ, जैसे ये इसकी मरकज़ की सरकार का जो तरीक़ेकार रहा है अभी तक, दे विल ट्राई टू ब्रेजन आउट एन इश्यू। जैसे पहलवानों का इशू था, उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया। उससे पहले जब किसानों का इशू था, कोई इन्होंने नोटिस नहीं लिया। तो आपको क्या लगता है कि जो आज आपका एहतजाज है, ये मोदी सरकार या मरकज़ की सरकार इसका कोई नोटिस लेगी और इसके ऊपर कोई प्रेशर भी पड़ेगा? किसानों की जदोजहद के आगे मरकज़ी सरकार को झुकना पड़ा, क्योंकि वो कानून किसानों के ख़िलाफ़ थे और उन्होंने जदोजहद की। एक दिन आया, प्राइम मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने कहा मैं वापस लेता हूँ और मुझसे गलती हो गई जो मैंने कानून लाए हैं। और जिस तरह जम्मू कश्मीर में तमाम अपोजिशन पार्टियाँ खड़ी हो गई हैं, इकट्ठी हो गई हैं, इस तरह वक्त आ रहा है कि यहाँ भी वो कहेंगे कि मैंने गलती की कि यहाँ इलेक्शन डिले की, मुझे इलेक्शन पहले करनी चाहिए थी, क्योंकि हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें हर स्टेट को डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो वो दिन आएगा, आप देखेंगे। और जो पॉलिटिकल पार्टी जो है, मैं आपको ये बताऊं कि ये आगाज़ है आज, इसके बाद देखेंगे इससे भी ज़्यादा लोगों का सैलाब होगा, क्योंकि लोगों के दिल में बड़ा गुस्सा है, बड़े लोग परेशान हैं, लोग चाहते हैं हमारी मुश्किलात हल हो। देखिए, डिवीज़न की राजनीति का तो आप कैसे मुकाबला करेंगे? एक तरफ से डिवीज़न का मैसेज है, तो उसका जवाब तो आपको यूनिटी से ही देना पड़ेगा। डिवीज़न की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, बाही को बाही से लड़ा रही है, हिंदू को मुसलमान से, पहाड़ी को गुज्जर से, गुज्जर को बकरवाल से, कश्मीरी को जम्मू, डोगरे से, डोगरे को पहाड़ी से। तो इसका जवाब जो है सिर्फ एक ही टर्म में हो सकता है कि आपको इकट्ठे आना पड़ेगा। इस मुल्क का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। तो हम आज वही एक कोशिश में हैं कि हम सभी पॉलिटिकल पार्टी, सभी राजनीतिक दल, हम इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं। और मुझे लगता है कि ये आज एक तारीख रकम हो रही है, पूरे मुल्क की राजनीति को एक नई दिशा मिलने वाली है। अगर ये मैसेज हम इसको एम्पलीफाई कर पाए और इसको स्ट्रेंथन कर पाए, तो भारतीय जनता पार्टी की जो ज़मीन खिसक चुकी है उससे जो है वो बाहर आना उनके लिए बहुत मुश्किल है। आपका ये फिरदौस साहब, आपका कहना ये है कि जो बीजेपी की जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिटिक्स है, उसका काउंटर देने के लिए नैरेटिव है कि
अपोजिशन पार्टी ने एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म पे है तो उसको डिफीट कर सकते हैं। अब फिरदौस साहब आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे 5 स्टेट के जो इलेक्शन है उन्होंने अनाउंस कर दिए हैं और इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि J&K का डिसीजन एट एप्रोप्रिएट टाइम लिया जाएगा। पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब बाकी स्टेट्स में जहाँ पे ऑलरेडी बीजेपी इतनी कंफर्टेबल विकेट पे नहीं है, वहाँ पे तो इंतखाबात ऐलान हो गया, पर J&K में ये दोहरा पैरामीटर क्यों अडॉप्ट किया जा रहा है? देखिए, अप्रोप्रिएट टाइम का आपको लिटरल मीनिंग समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट टाइम फॉर भारतीय जनता पार्टी। ये अप्रोप्रिएट टाइम सिक्योरिटी सिचुएशन नहीं है, इलेक्शन प्रिपरेशन नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिपरेशन नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि हमने 370 ख़त्म करके पूरे मुल्क में एक मैसेज दिया था कि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है हमने इनको आज़ाद कराया। अगर ये कल यहाँ पे इलेक्शन हारते हैं, अगर महाराष्ट्र में इलेक्शन हारते हैं तो उनको असर नहीं होगा, लेकिन अगर उसके बावजूद भी 370 ख़त्म करने के बाद भी जब जम्मू कश्मीर से इलेक्शन हार के जाएंगे तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो इनको रेस्ट ऑफ द स्टेट्स में भी और पार्लियामेंट इलेक्शन में भी होगा। पार्लियामेंट इलेक्शन में इन्होंने फिर से दोबारा से, देखिए, कश्मीर, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ एक इलेक्शन स्लोगन है, एक इलेक्शन नैरेटिव है जो बाकी स्टेट्स में जाके वो बेचते हैं। आप महाराष्ट्र के लोग, यूपी के लोग, गुजरात के लोग कश्मीर 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 करते हैं, लेकिन कश्मीरी को कश्मीर नहीं करने देते। जब वो कश्मीर बोलता है तो उसको गले से पकड़ देते हैं। तो यही राजनीति जो है उन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन में आगे भी करनी है। अगर यहाँ पे अगर वो, देखिए, म्यूनसिपल इलेक्शन और तो बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उनको लगा अगर म्यूनसिपल इलेक्शन करवाए, हम जम्मू में भी हम हार गए, तो पार्लियामेंट इलेक्शन में लोगों को हम क्या मुंह दिखाने जाएंगे। जो एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, जो लोगों को समझ आ रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को ये पूरी तरह से एहसास हो चुका है कि वो जम्मू कश्मीर की राजनीति से बाहर हैं। यहाँ पे पिछली बार जो है वो एक मोदी वेव में जो है उनकी सीटें निकल आई थी, लेकिन इस बार जब वो लोगों के बीच में जाएंगे तो हिसाब उनको देना पड़ेगा। जिस तरह से फिरदौस साहब ने बात की वही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की, क्योंकि बीजेपी ने इलेक्शन लड़े थे, कश्मीर का तो इशू रहता ही है, पर ये उसको एक बताना चाहते हैं कि आर्टिकल 370 ऑफ एब्रोगेशन एंड राम मंदिर उनका मेजर इलेक्शन प्लेटफॉर्म रहेगा आने वाले इंतखाबात में। पर जो कारगिल में जो अभी टीज़र मिला जहाँ पे कम्प्लीटली वाइप आउट हो गई, तो इनको लगता है कि अगर J&K में ऐसा हुआ तो ये नैरेटिव इनका पूरे मुल्क में बिकेगा नहीं, इसलिए वो इलेक्शन को डिले कराना चाहते हैं। पर फिरदौस साहब, मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ, जिस तरह से ये मोदी सरकार का काम करने का तरीका रहा है अभी तक, ये हर इशू को ब्रेजन आउट कर देती है। या जैसे पहलवानों का इशू था, उसके ऊपर कुछ नहीं किया, उसके बाद किसान को तो पहले दे ट्राई टू ब्रेजन इट आउट, बाद में इन्होंने कम किया। तो आज का जो आपका यूनाइटेड प्लेटफॉर्म पे आने का, इसका क्या मोदी सरकार कोई नोटिस भी लेगी क्या? इसका उनके ऊपर कोई प्रेशर पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो एग्रेशन पे डिपेंडेंट है। वो उन्होंने इस मुल्क के जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हाईजैक किया हुआ है। आप देखिए, ईडी की रेड्स हो रही हैं, इनकम टैक्स की, सीबीआई की रेड्स हो रही हैं, ये सारे प्लेटफॉर्म्स को वो यूटिलाइज कर रहे हैं। अब इस चीज़ का जब हम मुकाबला करने के लिए निकलते हैं, आपने बात तो करनी है ना। आपके नौजवान इस वक्त बेरोजगार हैं, ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, आपके डेली वेजर सड़कों पर है, और सरकार के सबसे बड़े जो हेड हैं वो कहते हैं जी ये तो बैकडोर अपॉइंटीज है। कल तक उनको कह रहे थे वी आर कंसिडरिंग योर इश्यूज। आपके सरकारी मुलाजमीन बात करने से डरते हैं, वो अपने इश्यूज तो रेज कर ही नहीं पाते हैं। आपके फार्मर्स इस वक्त बेचारे सड़कों पर हैं, आपके पेंशनियर्स को पेंशन तक नहीं मिलती है, आपके जो रिक्रूटमेंट जो थोड़ी बहुत हो रही है उसमें वन आफ्टर द अदर स्कैम हो रहा है। आप सिर्फ इलेक्शन को मद्देनज़र रखकर आप एक प्लेटफॉर्म पर चाहे ना भी आएँ, लेकिन कम से कम लोगों के इश्यूज़ तो आप हाईलाइट कर पाएंगे, लोगों के इश्यूज़ को आप रिप्रेजेंट तो कर पाएंगे। आपके पास एक ही तरीका था, आपका असेंबली होता तो आप असेंबली में जाके बात करते, असेंबली तो है नहीं, तो आपकी लोगों की असेंबली यही है। लोगों की असेंबली जो है वो सड़कें हैं, यहाँ के पार्क हैं, जहाँ पर बैठकर आप लोगों के इश्यूज जो है वो सरकार तक पहुँचाएंगे। सरकार को पहले ही मालूम है, लेकिन हम अपनी कोशिश जो है वो छोड़ेंगे नहीं। जैसे फिरदौस साहब के कहने की डेमोक्रेसी का एसेंस होता है एहतजाज करना, प्रोटेस्ट करना, सड़कों पे आना, और वो कहीं ना कहीं आवाम की आवाज़ के आगे सरकार को कम होना पड़ता है, आज या बाद में होता उसका असर रहता है। फिरदौस साहब, आपसे लास्ट बात पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे 2 इश्यूज इंपॉर्टेंट है हमारी जम्मू व कश्मीर में। एक है
होल्डिंग इलेक्शंस एंड सेकेंडली है रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। अब इसमें प्राइमेसी किसको दी जानी चाहिए आपकी पीडीपी के नज़र से? देखिए, हमारे लिए अगर पीडीपी की आप बात करें, हमारे लिए इलेक्शन और नो इलेक्शन इज़ नॉट एन इशू। वी हैव बीन स्ट्रगलिंग इवन विदाउट बीइंग पार्ट ऑफ द स्टेट असेंबली। हमारे लिए हमारा तरीका ये है, हमने जो फैसला किया है, हमने ये फैसला किया कि हम जम्मू कश्मीर का जो मेजॉरिटी ओपिनियन है वो ये है कि जम्मू कश्मीर इज़ अ पॉलिटिकल इशू एंड इट हैज़ टू बी रिजॉल्व पॉलिटिकली। जो मिलिट्री सोल्यूशन, पुलिस सोल्यूशन आप लेके आ रहे हैं, इट इज़ नो सोल्यूशन। हम एक्सटर्नल और इंटरनल डायमेंशन की बात करते हैं। हम 370 जो यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस है, हम कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर तो नहीं मांग रहे हैं ना। हम तो कह रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस आपने हमारे इस मुल्क के सबसे बड़े जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है वहाँ पे आपने हमारे साथ किया है। हमारे लिए वो प्राइम इश्यूज़ हैं। एवरी इशू रिवॉल्व्स अराउंड दैट। आप स्टेटहुड की बात करें, आप इलेक्शन की बात करें, आप जो जनरल इश्यूज लोगों को कन्फ्रंट हो रहे हैं, ये इसलिए हुए हैं क्योंकि आप डिसएम्पावर हो चुके हैं, आपकी असेंबली डिसएम्पावर हो चुकी है, आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप डिसएम्पावर हो चुकी है। उसको रीएम्पावर करने का एक ही तरीका है कि जम्मू कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन थी उसको रेस्टोर करके वापस लिया जाए। पीडीपी के लिए यही सबसे बड़ा इशू है। हमारी स्ट्रगल इसी के लिए और हम आगे भी इसी पे स्ट्रगल करते रहेंगे। ये 50 प्लेटफॉर्म ऑपोजिशन का, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, जहाँ तक इसके इम्पोर्टेंस के बारे में मैं इतना ही कहूँगा, हम उन हालात में आपस में एक साथ मिल रहे हैं जबकि हमारी नज़र में जम्मू कश्मीर को सीज में रखा गया है और अनफॉर्चुनेटली फॉर द फर्स्ट टाइम जम्मू कश्मीर के साथ एक तरफ दावा है मौजूदा सरकार का कि हमने स्पेशल स्टेटस का खात्मा कर दिया, लेकिन अब भी जम्मू कश्मीर के लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है फॉर अदर रीज़न। वो रीज़न ये है, आप बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन है और इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे ज़्यादा बड़ा गिफ्ट मिला है मुल्क को वो डेमोक्रेसी है, और जम्मू कश्मीर को पिछले 5 साल से दूर रखा जा रहा है, डिप्राइव रखा जा रहा है। आखिर किन गुनाहों की सज़ा मिल रही है? और हमें अफसोस हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां 5 स्टेट असम्बली के चुनाव का ऐलान किया, वहां जब जम्मू कश्मीर के बारे में बात आ गई, कहा मौजून वक्त पर कर लेंगे। ये मौजून वक्त क्या होगा और इसे डिसाइड करने वाला कौन सा इंस्टीट्यूशन है, क्या पैरामीटर्स हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बड़े ओहदेदार, होम मिनिस्टर से लेकर यहाँ एलजी साहब तक बार बार ये दोहरा रहे हैं कि पहली बार अमन व अमान है जम्मू कश्मीर में, पहली बार नॉर्मलसी की वो लेवल है जो आज तक नहीं थी। और फिर मुझे ये बताइए, अभी पार्लियामेंट के चुनाव आ रहे हैं, पार्लियामानी चुनाव के लिए अमन है, नॉर्मलसी है, लेकिन जो हमारे मुल्क का जमहूरियत का जो एक ढांचा है, फेडरल ढांचा, उसमें जो रियासती असम्बली का रोल है वज़ा किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, जम्मू कश्मीर के अवाम को डिप्राइव रखा जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के इस हिस्से को जम्मू कश्मीर में सस्पेंडेड रखा जाए। आप मुझे बताइए, क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं? ये वजह है कि हम मांग इकट्ठे कर ले कि जमहूरियत चाहिए, हमें वो चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को रेस्टोर करने की खातिर ही हमने फैसला किया एक साथ मिलकर हम आवाज़ बुलंद कर लें। तारिक आमिर साहब, जिस तरह आपने शब्द का यूज़ किया सीज, कोट एंड कोट, जम्मू कश्मीर को सीज है इस वक्त जो आपने शब्द का यूज़ किया। खैर, हम उसके बाद बात आगे थोड़ी सी करते हैं आपसे। अभी आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई उसका आपने जिक्र किया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर 5 इलेक्शन स्टेट्स के जो इलेक्शन हैं इन्होंने अनाउंस कर दी, जो सर्वे बताते हैं बीजेपी इज़ नॉट ऑन ए कंफर्टेबल विकेट, बट डिस्पाइट दैट वहाँ पे इलेक्शन अनाउंस हो गए, तो जे.एंड.के के लिए डिफरेंट पैरामीटर क्यों अडॉप्ट किया जा रहा है मरकज़ की सरकार का? कह रहा हूँ, यही तो हमें ताज्जुब है ना। हमने इसीलिए कहा, द वर्ड सीज जो मैंने इस्तेमाल किया वो इसलिए किया
कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन और जम्मू कश्मीर के अवाम के बीच में एक दीवार क्यों खड़ी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वजह करना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को भी इसकी वजाहत करनी चाहिए कि क्या पैरामीटर्स हैं कि जम्मू कश्मीर में भी असम्बली के चुनाव हो सके। आज तक बताया नहीं गया और इसलिए हम समझते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर से, डेमोक्रेटिक ऑर्डर से दूर रखे हुए एक रियासत है। दैट्स व्हाई वी से इट इज़ अंडर सीज as far as the rights of the people of Jammu and Kashmir are concerned within the frame of the Constitution of India. आखिर में आपसे एक दो सवाल पूछता हूँ, क्योंकि सीज का आपने वर्ड कोट एंड कोट के उसकी कॉनोटेशन क्वाइट डिफरेंट रहती है अलग अलग हिसाब से। अब आपसे ये पूछना चाहता हूँ तारिक आमिर साहब, जिस तरह से मरकज़ की सरकार का जो रद्द अमल रहा है, दे ट्राई टू ब्रेजन आउट एनी इशू। जैसे पहले पहलवानों का जो इशू आया था सॉरी उससे पहले किसानों का था, बट आफ्टर दैट उनको कम करना पड़ा। तो आज का जो आपका एहतजाज रहा है यूनाइटेड प्लेटफॉर्म पे आना अपोजिशन पार्टीज़ का, आपको लगता है कि इसका कोई असर पड़ेगा, उनको कोई दे विल टेक केयर ऑफ यू? नहीं, द क्वेश्चन इज़, मैंने पहले भी कहा, अभी आपने तकरीर में भी कहा कि हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, लेकिन अभी अपने वतन के लोगों से, इंडिया इज़ अ बिग कंट्री एंड इंडियन पीपल have contributed a lot and they can understand our woes। वो समझ सकते हैं और शायद हमारी आवाज़ अगर सरकार ना सुने तो मुल्क के अवाम सुनेंगे और हमारा साथ निभाएंगे। और हम क्या चाहते हैं साथ निभाना, वो यही है कि हमें जमहूरियत का, इंडियन डेमोक्रेसी का बने रहना है, दावेदार रहना है, उस सफ़र में हमारा साथ दें। लास्ट में आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ तारिक आमिर साहब, आपने काफ़ी तवील सियासी सफ़र तय किया है, काफ़ी टर्न्स एंड राउंड देखे हैं स्टेट के रियासत में। आज से ठीक 40 साल पहले अक्टूबर 83 में फारूक साहब के क़यादत में अपोजिशन पार्टी का जलसा हुआ था श्रीनगर में। जनता पार्टी ने शमूलियत नहीं की थी। तब इशू क्या थे? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर विद द सेंटर एंड थ्रॉटलिंग ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, मतलब डेमोक्रेटिक राइट्स। 40 साल बाद आज एनसी और कांग्रेस एक साथ है और मरकज़ में बीजेपी है। तो ये टर्न ऑफ इवेंट्स हिस्ट्री को किस तरह से देखते हैं? सिर्फ यही कहूँगा कि सिमिलरिटीज़ नहीं है सिचुएशन की, लेकिन कुछ मिलता जुलता है। अगर कहीं ऐसा हो तो हम लाजिमन यही कहेंगे और साथ ही साथ आगे ही बढ़ना है, पीछे जाना नहीं हम। और हम आज यही चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर हिस्सा बना रहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर का। जम्मू कश्मीर के आवाम को भी एस्पिरेशंस हैं कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, डेमोक्रेटिक राइट्स चाहिए। आज 10 अक्टूबर 2023 जम्मू कश्मीर की सियासत में इसका इम्प्रिंट ज़रूर रहेगा, अगर हम इसको बोल्ड लेटर में ना भी इसका रहे। इसकी कई वजूहात हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जम्मू कश्मीर की तमाम अपोजिशन पार्टीज़ पहली बार एक प्लेटफॉर्म पे आई। पहली बार 2019 के 5 अगस्त 2019 के बाद जब आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन हुई थी, जम्मू कश्मीर की बाइफर्केशन हुई थी। एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आना और ये आवाज़ बुलंद करना कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हो, यानी कि इलेक्शंस हो और स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाए, इसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस रहेगी। अब इसकी आवाज़ केंद्र सरकार तक किस तरह से पहुंचती है, पर ये आने वाला समय भी। ठीक 40 साल पहले अक्टूबर महीने में 1983 में जब फारूक साहब स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने एक अपोजिशन का कॉन्क्लेव किया था श्रीनगर में। तब भी इश्यूज़ क्या थे? तब कांग्रेस मरकज़ में, सेंटर में पावर थी, इंदिरा गांधी बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट और पॉलिटिकल फोर्स थी, प्राइम मिनिस्टर थी। तब इशू थे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स के लिए, क्योंकि सेंटर तब सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा था और उनका ये भी कहना था कि डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उनको थ्रॉटल किया जा रहा था। खैर उसके कुछ देर बाद फारूक साहब की गवर्नमेंट थी वो डिस्टेबलाइज हो गई, फारूक साहब की हुकूमत चली गई। अब 40 साल बाद इशू सेम है पर पॉलिटिकल पार्टी डिफरेंस है। श्रीनगर में 83 में जो कॉन्क्लेव हुआ था, तब जनता पार्टी जो अब बीजेपी का प्रीडेसेसर थी, तब उसने शमूलियत नहीं की थी, पर आज बीजेपी मरकज़ में इख्तियार में है। और अपोजिशन पार्टी का इल्ज़ाम है कि इनका ये है कि क्या इनकी जो आवाज़ है केंद्र तक जाएगी, मरकज़ सरकार उसके ऊपर कोई अमल करेगी, कोई स्टेप लेगी।
क्या जहाँ पे इंतखाबात होंगे या स्टेटहुड बहाल होगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। पर पार्टीज़ का ये मानना है कि आज से हमने एक शुरुआत की है और ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जम्मू कश्मीर के हवाले से। तो ये था आज का जो